back dear aspirants in our channel श्री मंत्रास with आदित्य। डियर एस्पेरेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी की सीरीज़ में इस समय हम नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उससे डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने एक वीडियो ऑलरेडी देख लिया है जिसमें हमने एक मोटे तौर पर नॉर्थ ईस्ट के भूगोल को समझा, वहाँ के राज्यों को समझा और वहाँ पे जो मेनली एक समस्या है किस तरह के लोग रहते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब हमारा जो फोकस होगा वो ये है कि हम एक एक राज्य को वहाँ के उठाएं और उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हमें नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी है, उन सभी बातों को हम एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। देखिए, दो राज्य नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला जिसे हम आज कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नागालैंड, और जो दूसरा है जिसका नाम है आसाम। ये दोनों राज्य काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी में और ख़ास करके जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें। तो इन दोनों राज्यों को हम एक एक वीडियो में अकेले देखेंगे क्योंकि इनके साथ ढेर सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो बाकी राज्य बचते हैं उनको हम एक साथ ही देख लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। तो आज हम बात करेंगे नागालैंड की। देखिए, हालांकि इससे पहले आपको मैंने मैप में अच्छे तरीके से इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आप इसे मैप पे ज़रूर देख लें। नागालैंड किन किन राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है और इसका किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है, ये सब चीज़ें आप देख लें। तो सबसे पहले नागालैंड इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे शुरुआत होती है एक इंसर्जेंसी की और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है और अभी भी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि छिटपुट तरीके से कहीं ना कहीं ये अभी भी जारी है। तो नागालैंड देखिए, सर्वप्रथम जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो 1950 के दशक से पहले होती है। इट मीन्स कि जब भारत आज़ाद नहीं होता है उसके पहले ही यहाँ पे कुछ कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अंग्रेज़ों के टाइम पर ही। और इनका जो खास रहता है इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो फिर हमारा स्वरूप क्या होगा। जैसे एक प्रकार से अगर देखें आप तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब एक बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भारत को दो भागों में बांटने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो ये इस वजह से भी थी क्योंकि जो लोग नया पाकिस्तान बनाने के समर्थक थे वो लोग ये सोचते थे कि अंग्रेज़ों के रहते ही हम अपना जो भी हमें करना है भविष्य में हम कर लें, क्योंकि हो सकता है अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हमारा जो हम चाहते हैं वो हो ना पाए। तो इस प्रकार की सोच के साथ वो इस प्रकार के प्रयास करते थे। वही चीज़ हमें नागालैंड में भी देखने को मिलती है। तो 1950 के दशक के पूर्व ये आंदोलन की शुरुआत होती है, अलगाववादी आंदोलन, जो उसमें कि आप देखेंगे जो इंडिया का पार्ट है कुछ उस समय तो दो ही राज्य हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट में, एक आसाम का आपका था और एक आपका जो अरुणाचल प्रदेश का था। तो इन राज्यों में ही आसाम के अंदर ही जो नागालैंड, जो नागा पीपल जो रहते थे अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे, उन लोगों को आपस में जोड़ करके एक संयुक्त एक राज्य, एक स्वतंत्र राज्य बनाने का एक इच्छा रखते थे ये लोग। तो उन सब चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप मैप में अगर देखें तो आप देखेंगे जो पूर्वी हिमालय का जो हिस्सा है, पूर्वी हिमालय के पहाड़ी वाला जो हिस्सा है उसी क्षेत्रों में ये ज़्यादा निवास करते हैं और इनकी सीमा जो हमारा एक पड़ोसी राज्य है म्यांमार, इससे लगती है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। हुआ यह कि जब अंग्रेज़ थे उस समय इनकी जो एक संस्कृति, एक कल्चर रहा था वो ट्राइबल है, और मैंने आपसे बताया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वो मैक्सिमम वो ट्राइबल्स वाले ही हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो कि ट्राइबल्स नहीं हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ट्राइबल्स देयर। तो उनकी एक अपनी एक अलग कल्चर होती है, अपनी एक अलग सभ्यता होती है, उनका एक अलग वैल्यूज़ होता है, तो उसको वो बहुत ही प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उससे कोई छेड़खानी करे, किसी भी प्रकार का उनके पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई इंटरवेंशन हो, इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो अंग्रेज़ जब थे उस समय तो अंग्रेज़ों ने भी इनकी संस्कृति और परंपराओं को अछूत बनाए रखा है। इसका मतलब कि ज़्यादा उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, उसमें ज़्यादा इंडक्शन नहीं किए। लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ अब इतने शरीफ तो थे नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिसके माध्यम से वो उस इलाके में अपने आप को स्थापित कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि ईसाई मिशनरियों को वहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ईसाई मिशनरियाँ क्या करती थी, ये एक प्रकार से तो पहले ये धर्म, ईसाई जो धर्म है उस क्रिश्चियनिटी के प्रति लोगों को बताती थी, उसके गुणों के बारे में बताती थी, उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करती थी और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का इनका जोर रहता था। पहला कार्य ये करते थे। उसके साथ ही साथ ये यूरोप के जो आधुनिक विचार थे उनको फैलाने का प्रयास करते थे। आधुनिक शिक्षा है, इंग्लिश में अंग्रेजी शिक्षा, इसको देने का प्रयास करते थे। तो एक प्रकार से अपने जैसे लोगों को ये बनाने का प्रयास करते थे। तो ईसाई मिशनरी जब वहाँ पे लंबे समय तक काफ़ी रहे तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ यह कि जो यह नागालैंड, जो नागा पीपल वाला जो एरिया था, जो नागालैंड वाला, इसमें उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हुए, मतलब लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे, मॉडर्न चीज़ों को समझने लगे और ज़्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे लोग होने लगे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो अब भारत आज़ाद होता है उससे पहले ही यहाँ के लोग ये सोचते हैं
कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो अस्मिता है वो बरकरार रहे। तो 1945 में इसी सिलसिले में 1945 में नागा पहाड़ी जिला आदिवासी समिति, देखिए ढेर सारे नागा जो पीपल है, नागा ट्राइब्स हैं, वो मिल करके नागा पहाड़ी जिला आदिवासी समिति की स्थापना करते हैं और इसे अगले ही साल नागा राष्ट्रीय समिति यानी एनएससी के रूप में एक राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो अब आगे हम देखेंगे जो नागा राष्ट्रीय समिति यही आगे ढेर सारे काम को करेगा और आगे कई सारे समझौते भी ये करता है भारत सरकार से। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी बात को भारत सरकार तक या फिर ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए एक इन्होंने मंच तैयार किया, एक अपना इन्होंने संस्था बनाया और उस संस्था के माध्यम से अपनी बात को कहने के लिए तैयार थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्यों आखिर ये जो नागा वाला राष्ट्रीय समिति आखिर इसका गठन क्यों किया गया, तो इसमें इनका क्या फ़ायदा था, इनका उद्देश्य क्या था। तो इनके उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं। तो ये कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में नागा पहाड़ी जिलों को, ध्यान रखेंगे जिलों की बात की जाती है, जिलों को असम में एक स्वायत्त राज्य के रूप में शामिल करना। असम में क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया तब उस समय 2 ही राज्य हुआ करते थे, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये असम के अंदर के क्षेत्रों में कहते थे जो नागा पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पे नागा लोग रहते हैं उनको असम के अंदर एक स्वायत्त राज्य के रूप में शामिल किया जाए। असम के अंदर रहेगा लेकिन एक स्वायत्तता प्राप्त रहेगा। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी मांग करी, अपना एक उद्देश्य से रखा कि जो नागा जनजाति हैं उनको एक पृथक मत सूची प्रदान की जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो नागा लोग प्रतिनिधित्व के तौर पे अगर उठते हैं चुनाव में तो उनको नागा लोग ही वोट कर सकते हैं, तो नागा पीपल को नागा लोग ही वोट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मांग करी, अपना उद्देश्य रखा। अब इन सब चीज़ों के दौरान फिर हम देखते हैं जब भारत आज़ाद होने की स्थिति में आता है तो इससे पहले एक समझौता होता है भारत जो असम के राज्यपाल थे उस समय उनके साथ और जो नागा जो नेता थे, इन लोगों को मिला करके जितने भी समूह के नेता होते थे सबको मिला करके एक समझौता होता है। 9 सूत्री समझौते के नाम से ये जाना जाता है इतिहास में। इसमें ये कहा जाता है कि जो नागा पीपल है उनको न्यायिक, कार्यकारी और वैधानिक अधिकारों के साथ साथ जो भूमि के संबंधित जो मामले हैं उनमें स्वायत्तता दी जाएगी, उनको उनमें ऑटोनॉमी दी जाएगी कि ठीक है आप इन संबंधी मामलों में आप स्वतंत्र हैं, आप किसी प्रकार से कोई भी स्टेप, कोई भी फैसले ले सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य यह है कि भारतीय संविधान सभा जो थी उस समय, जो कि संविधान के निर्माण का कार्य कर रही थी, उसने यह कहा कि यह जो स्वायत्तता हम दे रहे हैं, आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, यह जिलों के लिए, ध्यान रखेंगे ये जिलों के लिए है, न कि राज्य के लिए। यानी कि आपका राज्य स्वायत्त नहीं होगा, आपके जो जिले हैं ना जिसमें नागा पीपल ज़्यादा हैं, जो पहाड़ी जिले हैं उनको हम ढेर सारी ऑटोनॉमी दे रहे हैं अपने चीज़ों को अच्छे से बचा कर रखते हुए अपने विकास को करने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो जाता है, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा नागा जो नेता हैं वो खुश नहीं होते हैं और जब ऐसा होता है तो वो फिर अलगाववादी आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। अब होता यह है कि एक नागा नेता जो जेड फीजो थे उन्होंने क्या किया, एक पृथक स्वतंत्र राज्य की मांग स्टार्ट कर दी कि हमें एक अब तो अलग राज्य ही चाहिए, हम भारत में भी नहीं रहना चाहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो अंग्रेज़ अधिकारी उस समय थे और साथ ही साथ जो ईसाई मिशनरियाँ थी इन्होंने काफ़ी इनको हेल्प भी करी और काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को अब भारत सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहती थी कि कोई एक देश को फिर अखंडता के रूप में, एक देश की अखंडता को चुनौती कोई प्रस्तुत करे। इस प्रकार के चीज़ों के लिए भारत सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो 1955 में क्या होता है कि इन प्रत्यक्षतावादी नेताओं ने एक स्वतंत्र सरकार की भी स्थापना कर ली और एक सशस्त्र आंदोलन की घोषणा भी कर दी। चलो ठीक है, अब हम आपके साथ जो है हथियार से युद्ध करेंगे, अब हम आपके साथ फुल फ्लेज्ड एक वार लड़ेंगे और हम एक स्वतंत्र सरकार जो है चला रहे हैं। अब जब इतना ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो फिर भारत सरकार, जाहिर सी बात है, चुप तो बैठेगी नहीं। तो भारत सरकार ने भी अपने हाथ खोल दिए। भारत सरकार ने क्या किया, 1956 में ही भारत सरकार ने इनके खिलाफ दंड और पुरस्कार की नीति अपनाई। दंड और पुरस्कार की नीति से तात्पर्य यह है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग शस्त्र उठा करके भारतीय जो सुरक्षा बल उन पर आक्रमण कर रहे हैं, उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देना। और दूसरा पुरस्कार नीति, यानी जो लोग भारत सरकार के साथ, भारत देश के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उसी का एक पार्ट बने रहना चाहते हैं, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना तथा उनसे बातचीत करना। तो इस प्रकार की नीति, एक दंड और पुरस्कार की नीति यहाँ पे भारत सरकार ने 1956 में अपनाई। उसके साथ ही 1 साल के भीतर ही 1957 में जो विद्रोह था उस पर काबू पा लिया गया और तब उस समय जो एक शांतिपूर्वक वार्तालाप करने वाला जो पक्ष था नागाओं की तरफ से, जिसका नेतृत्व जो है डॉक्टर इमकोंगलिबा कर रहे थे, इनको क्या किया गया, इनकी अध्यक्षता में भारत संघ के अंदर जो है जो एक अलग नागालैंड राज्य की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, भारतीय राज्य के अंदर, भारतीय संघ के अंदर एक अलग से नागालैंड राज्य हम बनाएंगे। तो इमकोंगलिबा आओ जो है, इनकी बात को यहाँ पे माना गया। तो इससे क्या दिखाता है कि भारत सरकार जो है, जो भारतीय संघ है, यह
अपने लोगों की, अपने आदिवासियों की अस्मिता को, उनके विरासत को, उनके कल्चर को बचा कर रखने के लिए भी सक्षम है। और ये इसके करने के लिए इसने एक अलग राज्य भी बनाया। और साथ ही साथ वे लोग जो भारत से अलग होना चाहते हैं, भारत की अखंडता को कहीं न कहीं अखंडता को क्वेश्चन करते हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार निपटने में सक्षम भी है। तो इस प्रकार का संदेश भी भारत सरकार वहाँ पे देती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर 1963 में भारत संघ के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड राज्य की स्थापना हो जाती है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर स्टेट पीसीएस वगैरह में कोई या फिर यूपीएससी के एग्जाम में भी एक मिलान का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा राज्य किस सन में जो है बना है। तो नागालैंड 1963 में एक नए राज्य के रूप में बनता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये बात है 1963 में जब ये एक राज्य बनता है, और अगर हम देखें तो लगभग 50 से अधिक साल हो गए हैं। और इस समझौते के बाद होना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल शांति होनी चाहिए थी वहाँ पे, और कोई भी किसी प्रकार का कोई युद्ध इत्यादि या कोई छद्म युद्ध कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हमें देखने को मिलता है कि आज भी एक अनिश्चित स्थिरता है, यानी कि कोई पता नहीं है स्थिरता कब तक रहेगी, है बनी हुई है, छिटपुट संघर्ष के साथ इस स्थिरता बनी हुई है। और लगातार घटनाएं होती रहती हैं, कुछ सामान्य तौर पे घटनाएं ही होती हैं। अभी बिल्कुल सामान्य मान लिया गया है कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहेंगी, लेकिन एक कोई ब्लो नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं घटी है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि नागालैंड की स्थिति बहुत ही खराब है। तो सामान्य सी स्थिति अब बनी हुई है नागालैंड में, और चीज़ें ज़्यादातर कंट्रोल में आ गई हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली कि नागालैंड किस प्रकार से चला। अभी आगे का देखते हैं। होता ये है कि अब बहुत सारे ऐसे जो संगठन होते हैं वो उठ खड़े होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नागालिम बनाने का सोच रहे हैं। तो नागालिम क्या है? तो नागालिम वही जहाँ जहाँ पे नागा पीपल रहते हैं, चाहे वो कोई आसपास के नागालैंड का राज्य का कोई ज़िला हो या फिर म्यांमार का कुछ क्षेत्र हो, उनको मिला करके ये नागालिम बनाना चाहते हैं। तो अभी कुछ संगठन है, जैसे खास करके एक संगठन है जिसका नाम है, काफ़ी फेमस है ये, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसे हम NSCN कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर इसके बारे में सुना होगा न्यूज़पेपर इत्यादि में। तो NSCN क्या है? यह एक नागा राष्ट्रवादी दल है, एक नागाओं का एक राष्ट्रवादी दल है। और इसका जो जो लक्ष्य है वो यह कि यह एक स्वतंत्र नागालिम राज्य की स्थापना करना चाहता है। देखिए स्वतंत्र मतलब कि यह भारत देश से अलग होना चाहता है, और उसके बाद ये एक अलग देश जिसका नाम नागालिम होगा उसकी स्थापना करना चाहता है। और इस नागालिम वाले क्षेत्र में उत्तर पूर्व भारत के राज्यों का कुछ हिस्सा रहेगा, और साथ ही साथ वर्मा जो कि आज का म्यांमार है, इसके वो क्षेत्र रहेंगे जहाँ पे नागा लोग रहते हैं। तो नागा बहुल क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। तो एक प्रकार से भारत के कुछ क्षेत्र और म्यांमार के कुछ क्षेत्र मिल करके नागालिम राज्य की स्थापना करेंगे, नागालिम एक देश की स्थापना करेंगे। यह उद्देश्य NSCN का है। तो NSCN देखिए इसकी स्थापना 1980 में होती है, और इसाक मुइवा और जो है SS खापलांग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और ये स्थापना क्यों होती है? क्योंकि देखिए 1975 में इसे आप याद कर लेंगे, इसको मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। तो 1975 में क्या होता है कि जो बाकी के नागा नेता होते हैं उनके बीच में और ये भारत सरकार के बीच में 1975 में एक शिलांग अकॉर्ड होता है, शिलांग समझौता होता है। इस समझौते से ये मतलब दुखी होकर के ये जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो फिर ये NSCN की स्थापना करते हैं 1980 में। और वही बात हमने यहाँ पे कही है कि भारत सरकार तथा NNC जो है आपका नागा नेशनल काउंसिल जो इसके बीच जो समझौता होता है उसके विरोध में किया जाता है, और समझौता जो होता है वो 1975 में होता है। तो इसके विरोध में हम NSCN को देखते हैं। होता क्या है कि जब ये NSCN बनता है तो बहुत दिन तक ये चल नहीं पाता है, क्योंकि इसके आपस में कई मतभेद हो जाते हैं। जैसे कि भारत सरकार से बातचीत करें या ना करें, इस मुद्दे पर विवाद हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इन दोनों दलों यह दल जो है तो भागों में बढ़ जाता है। तो NSCN दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है NSCN-K यानी कि NSCN खापलांग, जिसकी अगुवाई करते हैं SS खापलांग। और दूसरा जो दल होता है उसका नाम बनता है NSCN-IM यानी कि इसकी अगुवाई करते हैं इसाक मुइवा। तो इसाक मुइवा और खापलांग के अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, और फिर बाद में इनका आपस में खुद भी गुटबाजी चलती है, खुद आपस में हिंसक संघर्ष करते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं। तो ये चीज़ें आपस में भी ये करना शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ें अब जब होने स्टार्ट हो जाती हैं तो ढेर सारी एक इनस्टेबिलिटी आती है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं। भारत सरकार भी लगातार प्रयास करती है कि इन चीज़ों को शांत किया जाए। तो आप देखेंगे NSCN-IM से भारत ने बातचीत करके 2001 में संघर्ष विराम के समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। तो NSCN-IM तो शांत हो गया, लेकिन अभी NSCN जो खापलांग वो भी लगातार संघर्ष में लगा रहा। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि लेकिन अन्य दल जो है निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। भारत सरकार ने 2015 में आपने सुना होगा, बहुत ही एक फेमस इंसिडेंट हुआ था कि जो NSCN के जो उग्रवादी थे NSCN खापलांग के,
इनके विरुद्ध सीमा पार करके सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जो कि म्यांमार से उग्रवादी गतिविधियों को चला रहा था। हुआ यह कि ये आकर के भारत के सैनिकों को कुछ हताहत करते हैं, मार देते हैं। तो फिर ये भारतीय आर्मी जो है वो लगातार म्यांमार की आर्मी से साथ संपर्क करके इनका जो ग्रुप, जो इनका जो बेस कैंप था, उसको जाकर वहाँ पे नष्ट करते हैं म्यांमार के अंदर। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं। और एक चीज़ जो अभी हमें वर्तमान में देखने को मिलता है, 2015 की ही बात है ये, इसे हम कहते हैं नागा शांति समझौता। जब ये हुआ था समझौता, तो काफ़ी इस बात को हाईलाइट किया गया था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर उठने वाला था, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही थी कि नागालैंड में पूरी तरीके से शांति हो जाएगी। तो ये समझौता दरअसल था क्या? देखिए, एक्चुअली में ये कोई समझौता पूरी तरीके से हुआ नहीं था, और अभी भी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोग नहीं जानते इसके बारे में कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, समझौते में क्या क्या पक्ष विपक्ष क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, इसके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक अंदाजे के रूप में, कयास के रूप में ऐसा बताया जाता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, ये अकॉर्ड जो है 3 अगस्त 2015 को हुआ था, और भारत सरकार और NSCN-IM के बीच यह एक फ्रेमवर्क समझौता है। देखिए, फ्रेमवर्क मतलब अभी ये फाइनल नहीं है, एक फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह फ्रेमवर्क समझौता क्या करता है, किस बात को देखता है? ये अधिक नागालिम लक्ष्यों को स्वेच्छा से परिवर्तित कर संवैधानिक फ्रेमवर्क की स्वीकृति के संबंध में है। मतलब ये, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि नागालिम जो बनाने का एक उद्देश्य है NSCN का, ये लगभग उसी तक जाता है, लेकिन उसको ये एक संवैधानिक दायरे में रह करके करने का प्रयास करता है। हालांकि ये समझौता जो है, इसके पूरे होने पर कई सारी बाधाएं हैं, क्योंकि देखिए, नागालिम अगर राज्य बनता है, कोई देश बनता है, तो उसमें अलग अलग जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके कुछ न कुछ ज़िले जाएंगे, क्योंकि उन ज़िलों में भी नागा लोग निवास करते हैं। इसके साथ ही साथ म्यांमार के कुछ ज़िले जाएंगे, म्यांमार के कुछ एरियाज जाएंगे। तो ये क्या है कि दूसरे राज्य का एक अतिक्रमण जैसा है। तो अगर दूसरे राज्य अगर नहीं चाहें कि वो उन अपने डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट को अपने टेरिटरी से अलग करें, तो फिर इस समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी। और यही हुआ। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर जैसे जो राज्य हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये किसी प्रादेशिक विभाजन के प्रति बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इन्होंने अपनी आपत्ति जताई, कहा कि हम अपने राज्य के किसी भी हिस्से को अपने से अलग नहीं करने वाले हैं। तो अब जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो आप जानते हैं इससे जो ये समझौता है, ये समझौता कहीं ना कहीं इफेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के लिए लगातार जो नागा समूह वो मांग कर रहे हैं, और इसको लेकर पिछले साल फरवरी 2019 में दिल्ली में एक रैली भी निकाली गई थी, और लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये समझौता जो है फाइनल स्टेज में आ जाए, और इस समझौते से एक नए नागालैंड की जो उन्होंने NSCN ने जो एक आशा कर रखी, उस प्रकार की कुछ व्यवस्था उन्हें मिले। हालांकि इसमें क्या क्या चीज़ें अभी सही हैं, क्या गलत, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि समझौता तो अभी क्लियर हुआ नहीं है और पब्लिक बॉक्स में भी नहीं डाला गया। तो हाँ, जो लोग अगर अमेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है स्टडी मंत्रास विद आदित्य ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और अपने आंसर्स को उसमें डाल सकते हैं, और आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यार हमारा आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।